जो लोग उसमें रेगुलर कर सकते वही ज्वाइन करेंगे, नहीं नहीं करेंगे। ठीक है, हमारा 5 से 6:30 रहेगा। 5 से 6:30। 5 से 6:30 शाम को क्लास। आपसे तो मिले थे शायद नीचे, तो बताना नहीं चाहिए आपको। सर को आगे बताना नहीं। नहीं तो सर कह रहे हैं कि हमें पता ही नहीं है आपको, आप तो देख ही देखते हैं। तो ये बता देते हैं, सर आ चुके हैं। ये बात है। चलिए कोई बात नहीं। तो कल बताते वसा के बारे में बता रहे हैं, फैट। फैट और इसमें कल इसके बारे में एक ब्रीफ बताए थे, सभी लोग थे। तो वसा जो होती है, यह भी कार्बन, यह भी जो होता है कार्बन, कार्बन सी, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एच व ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ओ, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन, कार्बन से मिलकर बना हुआ क्या होता है, यौगिक होता है। और इसका जो रेशियो होता है 1 होता है, कार्बन का 1 होता है, हाइड्रोजन का 2 होता है। और इसमें जो रेशियो होता है वह क्या होता है, आधा होता है, यानी आधा होता है। और इसी इसी ऑक्सीजन की कमी के कारण जैसे आप देखेंगे, जैसे जैसे आप तेलीय पदार्थों की तरफ जाएंगे, जो आयली पदार्थ होते हैं, तो उसमें क्या होती है, ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। क्या होती है, ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। जैसे इसको आप एक्सप्लेन करेंगे, पानी क्या होता है, एच और ओ से मिलकर बना होता है। तो यदि जब इसकी मात्रा कम होने लगेगी तो हाइड्रोजन क्रिया नहीं कर पाता है। क्या होता है, हाइड्रोजन क्रिया नहीं कर पाता है। और हाइड्रोजन के बारे में कहा गया है, आप जानते हैं कि 1p क्या होता है, एक प्रोटॉन होता है और इसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। और ज्ञात समस्थानिकों में सभी एक ही ऐसा समस्थानिक होता है जिसके क्या होते हैं, तत्व होता है जिसका आइसो समस्थानिक होते हैं। 1H1, 1H2, 1H क्या होता है, 3 होती है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और टाइटेरियम। तो इसी अधिकता के कारण क्या होती है, कि यह ऑक्सीजन की कमी के कारण यह जल में घुलनशील नहीं होता है। तो सिंपल सी परिभाषा होती है कि ऐसा यौगिक जो कार्बन हाइड्रोजन से मिलकर बना होता है, लेकिन रेशियो कार्बन का 1, हाइड्रोजन का 2 और ऑक्सीजन का आधा होता है। अर्थात यह कह सकते हैं कि इसमें कार्बन वसा में कार्बन व हाइड्रोजन का अनुपात कार्बोहाइड्रेट के इक्वल होता है, समान होता है। कंफर्म कर सकते हैं। और यही जो वसा होती है, यह एक प्रकार का क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, कंपाउंड। और जब ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा तो जल में, इन वाटर में इनसॉल्युबल होता है। क्या होता है, जल अथवा अकार्बनिक यौगिकों में अघुलनशील होता है, तथा कार्बनिक यौगिकों में क्या होता है, घुलनशील होता है। कार्बनिक यौगिकों में क्या होता है, घुलनशील होता है। और इसमें और सभी ज्ञात भोज्य पदार्थों में सबसे अधिक ऊर्जा देने वाला भोज्य पदार्थ होता है। यह वसा जो होती है, यह हमारे सभी ज्ञात भोज्य पदार्थों में सबसे अधिक ऊर्जा देने वाला भोज्य पदार्थ होता है। क्योंकि 1 ग्राम फैट से कितनी ऊर्जा मिलती है, 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। और इसका संचय कहाँ पे होता है, एडिपोज उत्तकों में होता है। क्या होते हैं, एडिपोज का नाम सुने हैं। इसका संचय क्या होता है, एडिपोज उत्तक, एडिपोज, एडिपोज टिश्यू, टिश्यू में होता है। इसी को एडिपोज उत्तक कहते हैं, एडिपोज उत्तक कहते हैं।
और यह जो उत्तक होता है, जितने भी वो ठंडे प्रदेश के प्राणी होते हैं, क्या होते हैं, जितने भी ठंडे प्रदेश के प्राणी होते हैं उसमें एडिपोज टिश्यू सबसे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, क्योंकि उसके अंदर वसा की सबसे अधिक जो ठंडे प्रदेश में पाए जाने वाले प्राणी होते हैं, चाहे वह पौधे हो चाहे वह एनिमल हो, उसके अंदर फैट की मात्रा बहुत अधिक होती है, तो उसमें एडिपोज टिश्यू बहुत अधिक पाए जाते हैं। और ताप के आधार पर प्राणियों को दो भागों में बांटा गया है। मनुष्य किस प्रकार का प्राणी है टेम्परेचर की दृष्टि से? एक दो, अभी इसको हम आगे बताएंगे, बस इतना चाहते। प्राणी दो प्रकार के होते हैं, एक एक ठंडे रुधिर वाले प्राणी, इससे कोल्ड ब्लडेड क्या होते हैं, कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं, और दूसरा क्या होते हैं, वर्म, यानी ठंडे रुधिर वाले प्राणी होते हैं, और दूसरा गर्म रुधिर वाले प्राणी होते हैं, क्या होते हैं। तो प्राणियों के आधार पर पूरे मनुष्य समुदाय को दो भागों में बांटा गया, एक कोल्ड ब्लडेड एनिमल अर्थ और दूसरा वार्म ब्लडेड, ऐसे प्राणी जिनके शरीर का ताप वातावरण की परिस्थितियों के अनुसार बदलता है, उसे क्या कहते हैं, कोल्ड ब्लडेड एनिमल कहते हैं। और इसमें कौन कौन से आते हैं, फिश आते हैं, एम्फीबियंस आते हैं, रेप्टाइल्स आती है, एविज मतलब पक्षियां, बर्ड जितने भी आते हैं, ये सब क्या होते हैं, अपने वातावरण के अनुसार शरीर के टेम्परेचर को बदल लेते हैं। लेकिन मनुष्य क्या होता है, मनुष्य जो होता है वार्म ब्लडेड एनिमल होता है। वार्म ब्लडेड का एनिमल का अभिप्राय होता है कि एक गर्म रुधिर वाला प्राणी होता है, यानी वातावरण का टेम्परेचर के अनुसार यह अपने शरीर के टेम्परेचर को बदलता नहीं है। यदि टेम्परेचर एटमॉस्फेयर का 0 सेल्सियस हो तो इसका टेम्परेचर कितना रहता है बॉडी का, 37 सेल्सियस रहता है। यदि माइनस भी 40 हो जाए तब भी क्या होता है, 37 सेल्सियस रहता है। यानी यूं कह लीजिए कि वार्म ब्लडेड एनिमल का बॉडी टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट होता है, सदैव ध्यान दीजिए। और इसमें वार्म ब्लडेड के अंतर्गत कौन से प्राणी आएंगे, जितने भी स्तनधारी प्राणी होते हैं। ऑल मैमल एनिमल इज द वार्म ब्लडेड एनिमल, यानी जितने भी स्तनधारी प्राणी होते हैं वो सब क्या होते हैं, गर्म रुधिर वाले प्राणी होते हैं। और स्तनधारी की विशेषता भी बताए थे कि ऐसे प्राणी जो बच्चे देते हैं और बच्चों को अपने स्तन ग्रंथियों से दूध को पिलाते हैं उसे स्तनधारी कहते हैं। इसमें मनुष्य, गाय, बैल, भेड़, बकरी ये सभी आ जाएंगे। अभी उसको उसमें ना जाइए, तो हम आगे बात तो बता दी, अभी हम इसको बताएंगे, अभी आगे इसका जब टेम्परेचर बताएंगे तो। फिश जो होते हैं वार्म कोल्ड ब्लडेड होते हैं। तो इतनी चीजें होती हैं, तो इसमें लिख लीजिएगा फैट में वसा कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। वसा कार्बन हाइड्रोजन, वसा कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन वह ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है, बना होता है, बना होता है। इसमें कार्बन व हाइड्रोजन का अनुपात कार्बोहाइड्रेट के समान, इसमें कार्बन व हाइड्रोजन का अनुपात कार्बोहाइड्रेट के समान, कार्बोहाइड्रेट के समान व ऑक्सीजन की मात्रा कार्बोहाइड्रेट से आधी होती है, कार्बोहाइड्रेट से आधी होती है, कार्बोहाइड्रेट से आधी होती है। आधी होती है। यह इक्वेशन लिख लीजिएगा, उसी का संक्षिप्त रूप है जो ब्रैकेट में बॉक्स में, कार्बन हाइड्रोजन व ऑक्सीजन, यह रेशियो लिख लीजिएगा जरूर। हो गया सबका। नीचे से लिखिएगा वसा में ऑक्सीजन की कमी के कारण, कमी के कारण यह जल में अघुलनशील होता है, यह जल में अघुलनशील होता है, जल में अघुलनशील होता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, अघुलनशील होता है। वसा एक कार्बनिक यौगिक होता है,
कार्बनिक यौगिक, ऑर्गेनिक कंपाउंड। वसा एक कार्बनिक यौगिक होता है, यौगिक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, कंपाउंड होता है। यह वसा, यह वसा सभी ज्ञात भोज्य पदार्थों में, यह वसा सभी ज्ञात भोज्य पदार्थों में, यह वसा सभी ज्ञात भोज्य पदार्थों में, फूड मटेरियल, भोज्य पदार्थों में भोज्य पदार्थों में सबसे अधिक ऊर्जा प्रदान करने वाला भोज्य पदार्थ है, सबसे अधिक ऊर्जा प्रदान करने वाला भोज्य पदार्थ है, भोज्य पदार्थ है, भोज्य पदार्थ है। क्योंकि 1 ग्राम, क्योंकि 1 ग्राम वसा से 9.3 किलो कैलोरी, 1 ग्राम वसा से 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। 1 ग्राम फैट से, इसको अंडरलाइन कर दीजिएगा, 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, वसा का संचय, वसा का संचय या स्टोरेज हमारे शरीर में एडिपोज, एडिपोज उत्तक, एडिपोज उत्तक, एडिपोज उत्तक या टिश्यू, टिश्यू में होता है। एडिपोज उत्तक या टिश्यू में होता है। अब अभी इसकी जब इसमें इसका कार्य बताएंगे तो इसको और एक्सप्लेन करेंगे। और एडिपोज उत्तक क्या होते हैं? यह वसा का संचय करने का कार्य करता है। कैमल को देखे हैं, क्या होते हैं? कैमल को जब देखें, उसके जो हंच बैक होता है, समझ रहे हैं, ऊपर जो कुबड़ होता है, क्या होता है? उसमें सबसे अधिक वसा होती है। क्या होती है? सबसे अधिक वसा होती है। और यही जो वसा होती है प्रतिकूल परिस्थितियों में क्या होता है? प्रतिकूल परिस्थितियों में जब व्यक्ति को भोजन नहीं मिल पाता है, या व्यक्ति डिप्रेशन की अवस्था में या मानसिक तनाव या अवसाद की अवस्था में जब रहता है, तो क्या करता है? खाना पीना क्या करता है? ब्लॉक कर देता है, छोड़ देता है। इसके कारण चाहे जो भी हो, इन परिस्थितियों में व्यक्ति बॉडी को ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है? सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट, उसके बाद से क्या होता है? वसा होती है। वसा भी समाप्त हो जाती है तो लिपिड से, लिपिड से समाप्त हो जाती है तो प्रोटीन से ऊर्जा मिलता रहता है। और इसी स्टोरेज के कारण व्यक्ति क्या होता है? 3 माह तक, 3 माह तक भोजन किए हुए क्या होता है? मिलियन नहीं है, माह होता है, मंथ होता है। ठीक है, 3 माह तक बिना भोजन किए हुए जीवित रह सकता है। ठीक है, अब इसी के बाद से नेक्स्ट पॉइंट डाल लीजिएगा, वसा के स्रोत, वसा के स्रोत। जी एक चीज बताएं, यह जो वसा होती है जब इसका ऑक्सीडेशन होता है, जब अपघटन होता है, क्या होता है? अभी इसको समीकरण से बताएंगे। अब जब अपघटन होता है तो इसमें जल निकलता है। क्या होता है? जल निकलता है। तो इसी के कारण जितने भी ठंडे प्रदेश के प्राणी होते हैं, उनमें पानी की कम आवश्यकता होती है। क्या होती है? पानी को मतलब उसको कम पीते हैं। जैसे पोलर बियर हुआ, और ये सब सारी चीजें होती हैं। जैसे पौधों में इसके लिए जब आप इसकी टेक्नोलॉजी आप पढ़ेंगे, तो एक शब्द आता है, एक सामान्यतः इसको एक बहुत बेसिक एग्जांपल्स होता है। आलू की खेती, आलू की खेती करते हैं आप, क्या होता है? पोटैटो होता है। पोटैटो सुने होंगे कि सामान्य शब्द होता है कि गांव में इसका यूज किया जाता है कि आलू को पाला मार दिया। पाला समझते हैं?
सर्दी पड़ती है तो आलू क्या होता है, आलू का पाले सामान्य टर्म होता है, गांव में कृषक यूज करते हैं, किसान जो लोग होते हैं यूज करते हैं। तो आलू का पाला का अभिप्राय होता है कि उसकी जो आलू का जो पौधा होता है, तना होता है, इसमें पाले का अभिप्राय क्या होता है, अभी इसको बहुत आगे पे ना जाइए, क्या होता है, पौधे होते हैं और इसी पौधों में आलू पाया जाता है। तो इसी में जाइलम और फ्लोएम होते हैं, क्या होते हैं, जाइलम और फ्लोएम होते हैं। तो जाइलम का मुख्य कार्य होता है जल का अवशोषण करना होता है, और जब टेम्परेचर कम होता है तो इसका जल क्या होता है, पत्तियों का जल जल क्या होता है, जाइलम का जल जम जाता है, बर्फ में जम जाता है। और जब जम जाता है तो यहाँ क्या होता है, इसमें भोज्य पदार्थों का अवशोषण बंद हो जाता है, जिसके कारण उसकी पौधे सूख जाते हैं, मुरझा जाते हैं। तो इसी के कारण जो एक ध्रुवीय प्रदेश होता है, क्या होता है, पोलर रीजन होता है। जैसे आप पूरे वर्ल्ड का मैप देखेंगे तो ऊपर अंटार्कटिका और आर्कटिका होती है, जहां ग्रीनलैंड पाया जाता है, वहां भी पौधे और जंतु होते हैं, मछलियां भी होती हैं। तो इसकी टेक्नोलॉजी का अभिप्राय होता है कि वहां जो पोलर बियर में जो पौधे पाए जाते हैं, जो ध्रुवीय या बर्फ प्रदेश में जो पौधे पाए जाते हैं, एज ए अंटार्कटिका में जो पौधे पाए जाते हैं, वहां से इस आलू के जीन को, और क्या होता है, आलू के जीन को और वहां से पाए जाने वाली जो ठंडे प्रजाति की पौधे होती है, यहाँ से एक जीन को लिया गया, और यहाँ से जो ठंडी एडॉप्ट करने के लिए जो जीन उत्तरदायी होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है, इस आलू को क्या किया जाता है, एक साथ मैच किया जाता है, क्या हो जाता है, मैच किया जाता है। तो जो नई फसल बनती है वो क्या होती है, ठंड या ठंडी को अडॉप्ट करने के लिए क्या होती है, अनुकूलित होती है। जब अनुकूलित होती है तो क्या होता है कि जब यह अनुकूलित होती है तो यह इससे जो फसल उत्पन्न होगी, जब इसके बाद से जब इस प्रजाति के आलू को आप बोते हैं तो इसका ठंड पर कोई असर नहीं पड़ता है, और नहीं पड़ता है, इसी को हाइब्रिड क्रॉप के नाम से जाना जाता है, संकर प्रजाति होती है। और आगे आगे इस जैसे जैसे इसका जनरेशन समाप्त हो जाता है, 1 2 3 4, तो ये क्या होती हैं कि ये चीजें क्या होती हैं, अधिक एक्टिव हो जाती हैं, एडॉप्ट कर लेती हैं। और यही कारण होते हैं कि अब वर्तमान समय में आलू में समस्या समाप्त होती है, आलू का जो उत्पादन होता है, प्रोटेक्शन होता है, बहुत अधिक मात्रा में होता है, क्योंकि ठंडी पड़े तो इस पे कोई असर नहीं पड़ता है, जिसके कारण इसका उत्पादन होता है। तो इसी को टेक्नोलॉजी कहते हैं, क्या कहते हैं, इसी को टेक्नोलॉजी के नाम से जानते हैं। ये बहुत आगे की प्रोसेस होती है। तो यही कारण होते हैं। इसके बाद से बहुत सारी चीजें होती हैं, जानते हैं कि जब जो जीन होता है उसको एक्स्ट्रा हाइब्रिड करके उसमें क्या किया जाता है, उत्पादन मिला दिया जाता है, और उसकी संकर नस्ल प्राप्त हो जाती है। और बहुत ऐसे पौधे जो होते हैं, जो हाइब्रिड प्लांट्स होते हैं, बहुत अधिक उत्पादन देते हैं, ठीक है। तो खाद्यान्न की जो रिवोल्यूशन की समस्या होती है 1960 से, आप पढ़ेंगे तो रिवोल्यूशन जो होता है, एस एम स्वामीनाथन ने जो किया था, बहुत सारी टेक्नोलॉजियां उत्पादन हो गई है। इस 1960 के पहले का जो खाद्यान्न उत्पादन का रेशियो देखिए, शायद पूरी मतलब पॉपुलेशन को भोजन नहीं मिल पाता था। आज क्या होता है, आज आपके पास थोड़ी सी भी खेती है, यदि खेती गृहस्थी करते हैं तो जानते हैं करीब करीब सभी लोगों के पास होगा, इसमें कोई शक नहीं, नो डाउट है, शहर वालों के पास ज्यादा है, ठीक है। अब मैं यहाँ रहता हूँ तो आप मुझे सिटी में ना गणना कीजिए, मैं भी गांव का रहने वाला हूँ, ठीक है। तो वो चीजें होती है, आजकल उत्पादन टेक्नोलॉजियों के माध्यम से इतना अधिक हो रहे हैं कि व्यक्ति को खाने से अधिक क्या होता है, पर्याप्त हो जाता है, जिसके कारण वो मार्केट में सेल कर देता है, और इसकी जो लाइफ स्टाइल होती है धीरे धीरे ग्रोथ होती है। तो ये सब सारी चीजें होती हैं। तो यही एडिपोज टिश्यू होता है। अब इसी के बाद से हेडिंग डाल लीजिएगा, वसा के स्रोत, फैट सोर्सेज, फैट सोर्सेज, वसा के स्रोत, वसा के स्रोत, वसा के स्रोत, स्रोत, सोर्सेज ऑफ फैट, सोर्सेज ऑफ फैट, फैट। इस प्रकृति में वसा के मुख्यतः दो स्रोत होते हैं, ए जंतु वसा, जंतु वसा, एनिमल फैट, एनिमल फैट। तो इसकी सिंपल डिफिनेशन क्या होगी, जंतुओं से जो प्राप्त होने वाली वसा होती है उसे क्या कहते हैं, जंतु वसा के नाम से जानते हैं। इसमें लिखना हो तो लिख लीजिए, नहीं तो इसे छोड़ दीजिए, एग्जांपल लिख लीजिए ओनली। जंतुओं से लिख लीजिए, सब जंतुओं से प्राप्त होने वाली वसा को जंतु वसा कहते हैं। इसके एग्जाम्पल होते हैं दूध, दही, मक्खन, मक्खन, पनीर, अंडा,
अंडा, घी, पशुओं की चर्बी, पशुओं की चर्बी आदि, चर्बी आदि, चर्बी आदि। और बी हेडिंग डाल लीजिएगा, वनस्पति वसा, प्लांट फैट, वनस्पति, वनस्पति वसा, प्लांट फैट, प्लांट फैट। इसमें इसमें इसकी सिंपल डेफिनेशन तो कि वनस्पतियों से प्राप्त होने वाली वसा को वनस्पति वसा कहते हैं। वनस्पतियों से प्राप्त होने वाली वसा को वनस्पति वसा कहते हैं। इसमें जितना लिखना हो, नारियल का तेल, सरसों का तेल, मूंगफली का तेल, सनफ्लावर का तेल, जितना भी लिखना चाहें वो सब क्या होते हैं, जितना भी ऑयल आपको याद हो सब वनस्पति तेल होते हैं। सरसों मस्टर्ड ऑयल, अभी वो आगे की चीज होती है। सरसों का तेल मस्टर्ड ऑयल, मूंगफली का तेल, मूंगफली का तेल, मूंगफली का तेल, सूर्यमुखी का तेल, सूर्यमुखी का तेल, तेल, जितना भी लिखना चाहें आप लिख सकते हैं, ठीक है। और इसी में एक आता है नारियल का तेल, नारियल का तेल, तेल। और नारियल का जो तेल होता है, प्लांट फैट, प्लांट फैट की एक विशेषता होती है कि जितने भी फैट होते हैं वह अनसैचुरेटेड होते हैं। क्या होते हैं? असंतृप्त वसी अम्ल होते हैं। और असंतृप्त वसी अम्लों की विशेषता होती है कि इसमें कार्बन परमाणुओं की लंबाई जो होती है, श्रृंखला होती है, बहुत अधिक होती है। अभी आगे हम बताएंगे। तो एक सामान्यतः क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि यह जो अनसैचुरेटेड फैट होती है यह सामान्य टेम्परेचर पर क्या होते हैं, द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। लेकिन नारियल के तेल में क्या होते हैं, इनकी संख्या कम होती है, जिसके कारण ये सामान्य टेम्परेचर पर क्या होते हैं, जम जाते हैं। तो एक शब्द याद रखिए कि जितने भी वनस्पति ऑयल होते हैं वह असंतृप्त वसी अम्ल होते हैं। क्या होते हैं? असंतृप्त वसी अम्ल या असंतृप्त वसा होते हैं, अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड फैट या फैटी एसिड्स होते हैं। अब यहां से देखिएगा, इसी के आधार पर, इसी के आधार पर इसी को क्या कर दिया जाता है, इसी को संतृप्त वसी अम्लों में बदल दिया जाता है, जिसके कारण क्या होते हैं कि यह सामान्य टेम्परेचर पर, इसमें भी कोलेस्ट्रॉल की, सभी में, जैसे आप सरसों का तेल खाते हैं इसमें एक कंपोनेंट्स पाया जाता है जिसका नाम होता है कोलेस्ट्रॉल। क्या होते हैं? कोलेस्ट्रॉल, नाम सुने हैं? कल बताए थे, कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल। और यह जो कोलेस्ट्रॉल होता है हमारे शरीर में क्या होता है, बहुत सारे कंपोनेंट्स के निर्माण में भाग लेता है। क्या होती है? यदि इसकी बहुत कमी हो जाती है तब भी समस्या उत्पन्न हो जाती है, बहुत अधिक हो जाती है तब भी समस्या उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि यह हमारे न्यूक्लिक अम्लों, डीएनए व आरएनए के निर्माण में भी इसका योगदान होता है। और यही जो कोलेस्ट्रॉल जब अधिक हो जाते हैं तो उसमें क्या होते हैं, हार्ट अटैक, हार्ट अटैक या हृदय आघात का कारण बन जाते हैं। तो ये सब सारी चीज अभी इसकी चर्चा करेंगे। और यही जो कोलेस्ट्रॉल होता है, एक शब्द आप देखेंगे पशुओं की चर्बी से, एक शब्द सुने होंगे स्टीरॉयड, नाम सुने हैं? स्टीरॉयड क्या होते हैं? स्टीरॉयड्स होते हैं। और डोपिंग जो खिलाड़ियों का जब टेस्ट किया जाता है तो उसी में ये स्टेरॉयड होते हैं, ब्लड में होते हैं। क्या होते हैं? नाम सुने, न्यूज़पेपरों में सुने होंगे। तो ये जो चीजें होती हैं, आपकी जितनी भी एनर्जी से रिलेटेड जो मेडिसिन बनाई जाती है, क्या होती है, एनर्जी से रिलेटेड मेडिसिन बनाई जाती है, उसमें स्टेरॉइड्स का उपयोग किया जाता है, क्योंकि ऑलरेडी ये फैट है। क्या होते हैं? ऑलरेडी ये फैट होते हैं। और ये ब्लड में क्या होते हैं, आर्टिफिशियली रूप से जाते हैं और उसमें क्या करते हैं, आवश्यकता से अधिक एनर्जी को प्रदान करने का कार्य करते हैं। स्टेरॉइड दो प्रकार के होते हैं, एक नेचुरली होते हैं, और स्टेरॉइड्स में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, जो हार्मोन्स होते हैं, टेस्टिज और ओवरी, तो जैसे एस्ट्रोजन और एंड्रोजन, तो क्या होते हैं, एक प्रकार के हार्मोन्स होते हैं, वह स्टेरॉइड्स होते हैं। क्या होते हैं? वह स्टेरॉइड्स का कार्य करते हैं।
तो वह नेचुरली होते हैं जो निकलते हैं बॉडी से, लेकिन जब इसको आर्टिफिशियल रूप से आप खाते हैं तो इसमें भी क्या होता है, एनर्जी देने का कार्य करते हैं। और दूसरी चीजें होती हैं, आप जानते हो तो अच्छी बात है, ना जानते हो तो आज जान लीजिए। जितनी भी मेडिसिन होती है, आपको मेडिसिन का 80% जो भाग होता है उसमें क्या होते हैं, पशुओं की चर्बी मिलाई जाती है। क्या होती है, पशुओं की चर्बी। और पशुओं की चर्बी में सबसे पहले क्या होता है, सबसे ज्यादा सॉफ्ट जो चर्बी होती है पिग फैट होती है। क्या होती है, सुअर की जो चर्बी होती है वह पिग फैट होती है। क्या चीज, नहीं नहीं, फैट होता है जो 20% को छोड़ दिया जाए, मेडिसिन को छोड़ दिया जाए, जैसे पेन किलर मेडिसिन को छोड़ दिया जाए, उसमें फैट नहीं होता है। ठीक है, इसमें पशुओं की चर्बी, लेकिन अन्य जो रिलेटेड फैट होती है, दवा खाते हैं क्या करते हैं, इम्यून सिस्टम को डेवलप करने का कार्य करते हैं। ठीक है, तो ये चीजें इसमें बिना स्टेरॉइड्स न मिलाए जाए, जो कंपोनेंट्स होते हैं वह न मिलाए जाए, तो फिर वह क्या होते हैं, वह जो कंपोनेंट्स होते हैं वो डेवलप नहीं कर पाते हैं। आज को दवा क्या आर्टिफिशियल है, मेडिसिन चीजें होती है, नेचुरली जो चीजें होती है आपको भोजन से प्राप्त होता है। जैसे आप गन्ने को खाते हैं, गुड़ को खाते हैं, नेचुरली रूप से आपको कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। लेकिन जब आप सेक्रीन को खाते हैं, आइसक्रीम को खाते हैं, कोल्ड ड्रिंक को खाते हैं, पीते हैं, तो क्या होते हैं, वो आर्टिफिशियल शुगर होता है जिसे आप सेक्रीन कहते हैं। जितने भी आइसक्रीम होते हैं, कोल्ड ड्रिंक होते हैं, वो क्या होते हैं, चीनी नहीं मिलाई जाती है, वो क्या होते हैं, सैकरीन होते हैं। क्या होते हैं, क्योंकि 5 रुपए की जो आइसक्रीम होती है, क्या होती है, 3 रुपए की चीनी मिलाया जाए, उसका प्रोडक्शन कहाँ जोड़ दिया जाए, तो क्या होता है, प्रॉफिट ही लॉस में जाएगा। तो इसीलिए चीजें होती है, जितने भी आइसक्रीम से रिलेटेड चीजें होती हैं, खाने वाली जो चीजें होती हैं, मीठा भोज्य पदार्थ होता है, कुछ को छोड़ दिया जाए तो सब क्या होते हैं, सेकरीन मिलाया जाता है। जो आप फ्लेवर आप पीते हैं वो सब में क्या होता है, सेकरीन होता है। बहुत ज्यादा आप पियेंगे तो वो क्या होता है, डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। और उसी को एक शब्द होता है शुगर फ्री मिठाइयाँ, खाए हैं कभी, शुगर जो फ्री होता है उसमें सेक्रीन होता है। क्या होता है, सेक्रीन होता है। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं। अब यहां से मीठा वो भी लगता है, क्या होता है, शुगर फ्री का मतलब होता है कि आप में, जैसे आप सामान्यतः, जैसे सामान्य मिठाई खाते हैं उसमें नॉर्मल चीनी पड़ती है, लेकिन उसको उसकी मात्रा कम की जाती है। जो आपका जो इंसुलिन होता है उसको एब्जॉर्ब कर सकता है, बहुत आसानी से एब्जॉर्ब कर सकता है। ठीक है, अब यह चीजें दो सोर्सेज हो गए। अब इसी के बाद से वसा है तो इसके गुण होंगे, क्या होंगे, वसा होंगे तो इसका गुण होगा। और कोई भी चीज उसके दो गुण होते हैं, एक क्या होते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी, और क्या, वही चीजें, वही बात हो गई। आप थोड़ा सा उसको सब बहुत सब सामान्य शब्दों में कह दे रहे हैं। अब लिखिएगा वसा के गुण, वसा के गुण, वसा के गुण, गुण, इसी को प्रॉपर्टीज ऑफ फैट कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ फैट के नाम से जानते हैं। और किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड या कोई भी एलिमेंट्स हो, उसके दो गुण होते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है और दूसरा केमिकल प्रॉपर्टीज होती है। तो इसमें लिखिएगा वसा के भौतिक गुण, वसा के भौतिक गुण, के भौतिक गुण, भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फैट, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फैट। तो वसा का भौतिक गुण क्या होता है, वसा रंगहीन गंधहीन व स्वादहीन होती है। लिखिए, वसा रंगहीन गंधहीन व स्वादहीन होती है। लोग घी का टेस्ट पूछते हैं। हम्म, लिखिए, बता रहा हूं, वसा रंगहीन कलरलेस, गंधहीन, वसा रंगहीन गंधहीन व स्वादहीन होती है। वसा रंगहीन गंधहीन व स्वादहीन होती है। लेकिन उसी के आगे लिखिएगा, लेकिन कुछ जंतुओं की वसा में स्वाद होता है, कुछ जंतुओं की वसा में स्वाद होता है, कुछ जंतुओं की वसा में स्वाद होता है। पैरा चेंज करके लिखिए उसी सेंटेंस में, उसको ब्रैकेट में कर दीजिए। जब वसा को खुला छोड़ देते हैं,
जब वसा को, फैट को खुला छोड़ देते हैं, जब फैट को खुला छोड़ देते हैं तो यह वायु से क्रिया करके, यह वायु से क्रिया करके या ऑक्सीकृत होकर, ऑक्सीकृत, ऑक्सीडाइज, या ऑक्सीकरण या ऑक्सीकृत कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, ऑक्सीकरण करके, ऑक्सीकरण करके करके इसमें गंध आने लगती है, इसमें गंध आने लगती है, गंध आने लगती है। एक शब्द आता है डेंसिटी, समझते हैं क्या होता है? घनत्व, डेंसिटी। डेंसिटी को डी से रिप्रेजेंट करते हैं और घनत्व बराबर क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम होती है। क्या होता है? द्रव्यमान बटा आयतन होता है। तो सामान्यतः आप देखेंगे कि जो वसा होती है जल की सतह पर तैरती है। क्या होती है? जल की सतह पर लेयर बना लेती है या तैरती है। तो कोई भी चीज, सामान्यतः जो प्रक्रिया होती है, कोई भी चीज जल की सतह पर तैरती है, तो इससे यह स्पष्ट होता है कि वह वस्तु, कोई भी वस्तु यदि जल की सतह पर तैरती है तो यह इस बात को प्रमाणित करता है कि उस वस्तु का घनत्व जल के घनत्व से या वाटर की डेंसिटी से क्या होगा? कम होगा। क्या होगा? वाटर की जल के घनत्व से क्या होगा? कम होगा। तो यही कारण होता है कि वसा क्या होती है? जल की सतह पर तैरती रहती है। क्या होती है? वसा होती है, जल की सतह पर तैरती रहती है। और घनत्व का अभिप्राय होता है, डेंसिटी का अभिप्राय होता है मास अपान वॉल्यूम होता है। और मास के बारे में जानते हैं, एक शब्द दो आता है, एक शब्द दो आता है, द्रव्यमान होता है। क्या होता है? द्रव्यमान। यम होता है, मास होता है। और दूसरा जो होता है भार होता है। क्या होता है? भार, वेट। वेट होता है। द्रव्यमान को यम से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें अंतर जब फिजिक्स पढ़ेंगे तो वहां भी बताएंगे मास और वेट में अंतर क्या होता है। मास जो होता है किसी भी वस्तु का कांस्टेंट रहता है, अर्थात इस पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यानी एक होता है यूनिवर्सल, यूनिवर्सल ग्रेविटी यानी सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण होता है, उसे कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। उसे क्या करते हैं? कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। यह क्या होता है? यह सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है। और दूसरा जो होता है जी होती है, इसे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं, इसे गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं? यह सदैव कांस्टेंट होता है। यह सदैव क्या होता है? कांस्टेंट होता है। यह क्या होता है? यह चेंज होता रहता है। जी का मान क्या होता है? वेरिएबल होता रहता है। तो इस कंडीशन में ध्यान दीजिएगा कि किसी भी वस्तु का मास जो होता है सदैव कांस्टेंट होता है, लेकिन जो इसका वेट होता है क्या होता है? कि वह वेरिएबल चेंज होता रहता है, बदलता रहता है। यही कारण होते हैं कि किसी भी वस्तु को किसी भी ऊंचाई पर ले जाया जाए, आपको किसी भी ऊंचाई पर ले जाए तो आपका मास कांस्टेंट रहेगा, आपका द्रव्यमान कांस्टेंट रहेगा, लेकिन भार क्या होगा? परिवर्तित होता रहेगा, क्योंकि वह जी के अंतर्गत कार्य करता है। तो यही कारण होते हैं कि वसा हो या कोई भी व्यक्ति हो, उसका मास जो होता है वह कांस्टेंट रहता है, भार क्या होता है? परिवर्तित होता रहता है। तो भार की जो सिंपल डिफिनेशन होती है, वेट का जो फार्मूला होता है यम इंटू जी। क्या होता है? यम इंटू जी होता है। तो इसी के यम और जी के क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन या गुणनफल को ही भार कहते हैं। ठीक है। और इस भार में यदि इसको हटा दिया जाए, क्या होता है? वही मास में कन्वर्ट हो जाता है। यानी गुरुत्वीय क्षेत्र से किसी भी वस्तु को हटा दिया जाए तो उसका मास क्या होता है? कांस्टेंट होता है। यह बात अलग होता है कि इसकी जो यूनिट होती है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होती है। क्या होती है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होती है। ये पृथ्वी को आप देखें, पृथ्वी का इक्वेटर होता है। क्या होता है? ऊपर क्या होता है? पोल होता है। और पृथ्वी पर होता है गोल,
पृथ्वी पूर्णतः गोल नहीं होती, नहीं है, नहीं होती है, होता नहीं है, होती है, क्योंकि पृथ्वी स्त्रीलिंग है, क्योंकि हमारे विद्वानों ने कुछ माना है, ठीक है। हैं? स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग की नो, स्त्री की जो परिभाषा यहाँ पे देखिएगा, इसकी जो परिभाषा हम कहीं पढ़ रहे थे, अब पता नहीं आप खुद पढ़े होंगे कि नहीं पढ़े होंगे, कि जो वस्तुएं स्वभाव से सॉफ्ट होती हैं वो ही स्त्रीलिंग की श्रेणी में आती हैं, ठीक है। जो वस्तुएं सॉफ्ट होती हैं वह स्त्रीलिंग की श्रेणी में रखा गया, जो कठोर होती है उसको पुल्लिंग की श्रेणी में रखा गया, जो भी चीजें हों, ठीक है। ये अलग का मुद्दा है। तो यहाँ पे जो जी होती है क्या होती है, यहाँ क्या होता है, यहाँ पे जी कांस्टेंट होती है, सेंटर में जी कांस्टेंट होता है, इसके ऊपर जाने पर और नीचे जाने पर जी का मान क्या होता है, वेरिएबल होता रहता है। और यहाँ पे इसकी जी की वैल्यू क्या होती है, पृथ्वी की सरफेस होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है, क्या होती है, प्रति सेकेंड स्क्वायर होती है। तो एक कंडीशन होती है। तो यहाँ पे बताने का अभिप्राय होता है कि कोई भी किसी भी वसा को जब जल की सतह पर जल में डालते हैं तो क्या होता है, वह ऊपरी सरफेस पर तैरता रहता है। तो इससे यह स्पष्ट होता है कि वसा का घनत्व जल के घनत्व से कम होता है। और कभी कभी तो लिख लीजिएगा, वसा का घनत्व जल के घनत्व से कम होने के कारण, वसा का घनत्व जल के घनत्व से कम होने के कारण, कम होने के कारण यह जल के ऊपरी सतह पर तैरता रहता है। जल के ऊपरी सतह पर तैरता रहता है, तैरता रहता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, वसा जल की ऊपरी सतह पर बूंद या ड्रॉप के रूप में पाई जाती है। वसा जल के ऊपरी सतह पर बूंद या ड्रॉप के रूप में पाई जाती है, पाई जाती है। वसा जल की सतह पर बूंद या ड्रॉप, बूंदों के रूप में, ड्रॉप्स के रूप में पाई जाती है। वसा की इसी बूंद को, वसा की इसी बूंद को पायस या इमल्सन कहते हैं, पायस या इमल्सन कहते हैं, इमल्सन, पायस या इमल्सन कहते हैं। वसा की इसी बूंद को पायस या इमल्सन कहते हैं, कहते हैं। इस पायस का घनत्व, इस पायस का घनत्व जल व जल व रुधिर, ब्लड, ब्लड, जल व रुधिर से, जल व रुधिर से बहुत कम होता है। जल व रुधिर से बहुत कम होता है, जिसके कारण, जिसके कारण हमारे शरीर में वसा का स्थानांतरण, वसा का स्थानांतरण, स्थानांतरण पायस के रूपों में होता है, पायस, इमल्सन, इमल्सन के रूपों में होता है। और आवश्यकता से अधिक होने पर, और आवश्यकता से अधिक होने पर हमारे शरीर के एडिपोज ऊतकों में, हमारे शरीर के एडिपोज ऊतकों में इसका संचय होने लगता है,
शरीर के एडिपोज ऊतकों में संचय होने लगता है। अब यहां से देखिएगा, इस शब्द का उपयोग डाइजेस्टिव सिस्टम बता रहे हैं तो बताए थे, याद है किसी को? डाइजेस्टिव सिस्टम बता रहे थे तो बाइल जूस का फंक्शन बता रहे थे, पित्त रस के कार्य बता रहे थे, याद है आपको? पित्त रस का कार्य क्या होता है? पित्त रस जो बाइल जूस होता है निकलता है कहां से? यकृत से, लीवर से निकलता है। पित्त रस कहां से निकलता है? यकृत से निकलता है। और पित्त रस का जो कार्य होता है, जो हम वसा या फैट को ग्रहण करते हैं, उस वसा को छोटी छोटी बूंदों के रूप में तोड़ देता है। पित्त रस का कार्य हमारे जो स्टमक में क्या होता है, वह छोटी छोटी बूंदों के रूप में तोड़ देता है। और वसा की इसी बूंद को क्या कहते हैं? पायस कहते हैं। क्या कहते हैं? पायस के नाम से जानते हैं, वहां बहुत स्पष्ट शब्दों में लिखा है। पित्तरस वसा की बूंदों को छोटी छोटी बूंदों के रूप में तोड़ देता है, वसा की इसी बूंदों को पायस कहते हैं। और पित्तरस वसा से पायस के रूप में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को पायसीकरण कहते हैं, याद है? पायसीकरण क्या कहते हैं? पायसीकरण, इमल्सिफिकेशन, इमल्सिफिकेशन के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? यह शब्द डाइजेस्टिव सिस्टम में लिखाए हैं, ठीक है। अब यहां से स्पष्ट कर लीजिएगा, यही कारण होती है कि जो वसा होती है, रुधिर में जल भी होता है। क्या होता है? जल भी होता है और ब्लड भी होता है। तो यही कारण हो, जो हम फैट खाते हैं हमारे शरीर के विभिन्न भागों में क्या होता है, इसकी डेंसिटी बहुत अधिक होगी तो क्या होगा, यही तो बैठ जाएगा, जिसके कारण इसका स्थानांतरण नहीं हो पाएगा। यही कारण होती है कि जो हम फैट को लेते हैं हमारे शरीर के विभिन्न भागों में क्या होता है, स्थानांतरित होने लगता है और वह निश्चित स्थान पर जाकर सुरक्षित होता है। नहीं तो क्या होता है, पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में ही ब्लॉक रहता है। देखते हैं कि जब हम फैट को लेते हैं या खाते हैं तो देखते हैं कि हमारे शरीर के विभिन्न भागों में, शरीर की नेल्स में, अन्य सब सारे अंगों में इसी प्रक्रिया के द्वारा यदि पित्त रस को हटा दिया जाए तो जो आप फैट खाते हैं अब डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। क्या होते हैं? डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। किसी किसी व्यक्ति को बहुत अधिक मात्रा में फैट डाइजेस्ट नहीं होता है तो उसका लीवर क्या होता है, अच्छी तरह से कार्य नहीं कर पा रहा है। और डाइजेस्टिव सिस्टम में जब भी कभी कोई प्रॉब्लम आती है तो सबसे पहला विशेष रोल होता है लीवर का। क्या होता है, बहुत सारे कंडीशंस होती है, जैसे भोजन में कब्ज या डाइजेशन नहीं हो रहा है तो लीवर का विशेष योगदान होता है, जब लीवर सामान्य रूप से कार्य नहीं करता है तो। इसी के बाद से नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा इसमें। और छोड़िए, यह जो तालाब में तैरने आता है, क्या आता है? तालाब में तैरने आता है? नहीं आता है? आता है? तब तो ये नियम जानते होंगे, फ्लोटिंग तैरने के नियम होते हैं। जो उसमें कंडीशंस होती है, एक उत्प्लावन बॉयनट फोर्स होता है, उत्प्लावन बल होता है। जैसे किसी भी वस्तु को दबाते हैं पानी में तो वो क्या होती है, कोई भी वस्तु क्या पानी में हल्की हो जाती है तो उस पर एक बल कार्य करता है जिसे उत्प्लावन बल कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्प्लावन बल कहते हैं। वह उत्प्लावन जो बल होता है पानी में सबसे अधिक कार्य करता है, ठीक है। यानी किसी भी वस्तु को पानी में डुबाते हैं तो वह क्या होती है, हल्की प्रतीत होती है, लेकिन जब ऊपर निकाल देते हैं तो वायु में कुछ भारी प्रतीत होने लगती है। उसके कंपैरिजन में इसके वायु में भी उत्प्लावन बल कार्य करता है लेकिन कम कार्य करता है। तो यह जो उत्प्लावन बल होता है, मान लीजिए कि यह W1 है और वाटर का जो डेंसिटी अधिक होती है तो इसी के दोनों कंपैरिजन में यह कार्य करता है। यदि दोनों का, मान लीजिए कि उत्प्लावन बल, लगने वाला बल यह होता है और W, ये दोनों बराबर होती है तो क्या होती है, वस्तु बीच में तैरती है, वस्तु डूब के तैरती है। यदि पानी का जो लगने वाला उत्प्लावन बल और वस्तु का जो होता है, क्या होता है, इसका भार और इसका उत्प्लावन बल दोनों बराबर है तो वस्तु बीच में डूब के तैरती है। जब यह अधिक होती है, W जब अधिक होता है तो वह क्या होती है, वस्तु डूब जाती है। यानी जब पानी में कार्य करने वाला उत्प्लावन बल का मान, वस्तु उत्प्लावन बल का मान कम और वस्तु का भार अधिक हो तो वह वस्तु क्या होती है, डूब जाती है। जैसे सिक्के को पानी में डालते हैं डूब जाता है, अर्थात उत्प्लावन बल का मान, ये पूरा टॉपिक है एक बार, ठीक है। और जिसका मान क्या होता है, W का मान कम होता है, उत्प्लावन बल का मान अधिक होता है तो क्या होती है, वस्तु सरफेस पे तैरती है। वस्तु यहाँ पे तैरेगी, आधा डूब के तैरेगी, जब अधिक होगा तो बीच में तैरेगी, जब बहुत अधिक हो तो डूब जाएगी। क्या होगा, डूब जाएगी। यही कारण होता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा इसमें, प्रत्येक वसा का एक निश्चित गलनांक होता है। प्रत्येक वसा का एक निश्चित गलनांक होता है, मेल्टिंग पॉइंट। प्रत्येक वसा का एक निश्चित गलनांक होता है।
प्रत्येक वसा का एक निश्चित गलनांक मेल्टिंग पॉइंट होता है, गलनांक गलनांक होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है। यह गलनांक कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला की लंबाई, कार्बन परमाणुओं के श्रृंखला की लंबाई व इसमें 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 का प्रत्येक वसा का एक निश्चित गलनांक या मेल्टिंग पॉइंट होता है। यह गलनांक कार्बन परमाणुओं के श्रृंखला की लंबाई व इसमें उपस्थित एकल बंध एकल बंध सिंगल बॉन्ड द्विबंध डबल बॉन्ड और त्रिकबंध ट्रिपल बॉन्ड पर निर्भर करता है। एकल बॉन्ड और एकल, सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड पर निर्भर करता है। यह पॉइंट बना लीजिएगा। इसको आप जानते हैं सिंगल बॉन्ड होता है, और यह डबल बॉन्ड होता है, और यह ट्रिपल बॉन्ड होता है। अब ध्यान दीजिएगा, यहीं से पूरा सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड को डिवाइड कर दिया जाता है। क्या होते हैं? असंतृप्त वसीय अम्ल क्या होते हैं? संतृप्त वसीय अम्ल क्या होते हैं? तो जितने भी सिंगल, क्या डबल, ट्रिपल तीनों बॉन्ड पाए जाते हैं वह क्या होते हैं? असंतृप्त वसीय अम्ल होते हैं। क्या होते हैं? बहुत सिंपल एग्जांपल, यदि आप ऐसे पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आएगा। असंतृप्त वसीय अम्ल में क्या होती है? सिंगल, डबल और ट्रिपल तीनों प्रकार के बॉन्ड पाए जाते हैं, लेकिन सैचुरेटेड फैटी एसिड होती है, संतृप्त वसीय अम्ल होते हैं, उसमें सिंगल बॉन्ड पाए जाते हैं। इसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अधिक होती है। आगे हम इसको बताएंगे, संतृप्त और संतृप्त का डिवाइडेशन करेंगे, कौन सा हार्मफुल होता है। तो यह कंडीशंस होती है। अगला पॉइंट और अंतिम पॉइंट लिख लीजिए, भौतिक गुण के अंतर्गत जो भी नंबर हो लिख लीजिए इसमें। अधिकांश पादप वसाओं में पादप एलिमेंट, पादप प्लांट फैट, अधिकांश पादप वसाओं में प्लांट फैट में ऑलमोस्ट एनिमल प्लांट फैट, अधिकांश पादप वसाओं में असंतृप्त वसीय अम्लों की अधिकता के कारण अधिकांश पादप वसाओं में असंतृप्त वसीय अम्ल की अधिकता के कारण, जी अनसैचुरेटेड, इसमें डबल व ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हैं, डबल व ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हैं। इसी के कारण यह सामान्य टेम्परेचर पर, इसी के कारण यह सामान्य टेम्परेचर पर द्रव अवस्था में पाए जाते हैं, सामान्य टेम्परेचर पर द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। यानी जितने भी अधिकांश पादप आयल होते हैं, प्लांट आयल होते हैं, वह सामान्य टेम्परेचर पर द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। नीचे नोट करके एक पॉइंट लिख लीजिएगा, नारियल का तेल, नारियल का तेल, चलिए इसको रहने दीजिए, इसको कल बताएंगे हम नारियल के तेल पे, ठीक है, रहने दिया जाए। इसमें एक दिन की और क्लास है, इसके बाद संतृप्त और संतृप्त बाद से, इसके बाद से रिस्पायरेटरी और एक्सक्रेटरी, दो दो दिन की क्लास है, यही सबसे ज्यादा लंबा है। नर्वस सिस्टम पढ़ा देंगे कल, स्केलेटल भी पढ़ा देंगे। तो यही सबसे ज्यादा लंबा होता है, क्योंकि ये सारी चीजें होती हैं। क्योंकि जीएस का जो आपका सेक्शन होता है उस पर रिस्पायरेटरी से बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, उसमें कम संख्या होती है, एक ही सेक्शन होता है, ये तो पूरी बॉडी होती है। क्या होता है? नर्व सिस्टम आता है। तो नर्व सिस्टम कितनी है? नर्व सिस्टम 3 ही होती है। जो हमारी तंत्रिकाएं होती है कितनी होती है? हमारी तंत्रिकाएं 3 ही होती है। इसको ध्यान दीजिए, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे कभी किताब खोलिएगा। क्या होती है? यही जो नर्व तंत्रिकाएं होती हैं, तो यहीं पे क्या होता है हमारा, यहीं पे स्पाइनल कॉर्ड होता है, ऐसे कॉर्ड होते हैं, कॉर्ड होते हैं, यहाँ पे ब्रेन होते हैं। क्या होते हैं? यहाँ पे ब्रेन होते हैं, और यह हमारा अंग होता है। क्या होता है? यह हमारा अंग होता है।
और तंत्रिका का मतलब होता है नर्व्स होती है। क्या होती है? तंत्रिकाएं। तो यह जो तंत्रिकाएं नर्व्स होती हैं, नर्व्स होती हैं, मनुष्य में क्या होती है? 12 जोड़ी तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। मनुष्य में क्या होती है? 12 जोड़ी तंत्रिकाएं पाई जाती हैं, 12 पेयर्स होती हैं। इसके नाम होते हैं स्पाइनल, ऑल्फैक्टिक, ऑप्टिक, आक्सीक्यूलोमीटर, ट्रांसलेट, ट्राइसिंगल, फेमोरल, इक्विडेंस, ऑडिटरी, हाइपोग्लाइसिस, ये सब सारी चीजें होती हैं। तो यह जो तंत्रिकाएं होती है, ये 12 पाई जाती हैं, लेकिन ये 3 प्रकार की होती हैं। एक संवेदी होती है, इसको याद कर लीजिए आगे पढ़ने से पहले। संवेदी तंत्रिका क्या होती है? संवेदी तंत्रिका होती है, इसे सेंसरी नर्व्स कहते हैं, सेंसरी नर्व्स। और दूसरी क्या होती है? संवेदी होती है, और दूसरी क्या होती है? चालक होती है, चालक होती है, चालक तंत्रिका होती है। इसी को मोटर नर्व कहते हैं। क्या कहते हैं? मोटर नर्व्स कहते हैं। और तीसरी क्या होती है? मिश्रित होती हैं। क्या होती हैं? मिश्रित, मिक्स्ड नर्व होती है। तो यहां से देखिएगा, संवेदी जो होती है, यहां पे देखिएगा, जैसे यह हमारा शरीर का अंग है, क्या होता है? अंग है, और यह क्या है? मस्तिष्क है। क्या होती है? मस्तिष्क है। तो संवेदी किसे कहते हैं? संवेदी का मतलब होता है संवेदनाएं, यानी ऐसी तंत्रिका जो, मान लीजिए यहाँ पे पिन को चुभाते हैं, क्या करते हैं? पिन को चुभाते हैं। तो ऐसे यहाँ पे पिन के चुभने का जो प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस को ले जाने के लिए जो तंत्रिकाएं उत्तरदायी होती हैं, वो क्या होती हैं? संवेदी होती हैं। क्या होती हैं? संवेदी होती हैं। जब यह सूचनाएं गई कि हमारी उंगली में पिन चुभ रहा है, तो मस्तिष्क क्या करता है? मस्तिष्क तुरंत इसका रिफ्लेक्ट करता है, और यहाँ से दूसरी एक तंत्रिका होती है, दूसरी तंत्रिकाओं के माध्यम से क्या करता है? दूसरी तंत्रिकाओं के माध्यम से यह प्रेरणा संदेश को भेजता है कि आप तुरंत इस हाथ को हटा लीजिए। क्या होती है? तो यह क्या हो गई? यह चालक हो गई। यह क्या हो गई? चालक हो गई। यानी शरीर के अंगों से सूचनाओं को ले जाने वाली जो तंत्रिकाएं होती हैं, वो संवेदी होती है। क्या होती है? संवेदी होती है। जो उसका एनालिसिस करके जो सूचनाओं को लाती हैं, वो क्या होती हैं? चालक या मोटर होती हैं। मिश्रित का अभिप्राय क्या होता है कि मिश्रित तंत्रिकाएं जो होती हैं, ऐसे स्थानों पे पाई जाती हैं जहां पे शरीर के अंगों में बहुत स्पेस नहीं होता है। यहाँ क्या करती है? मान लीजिए कि शरीर का कोई अंग है, यहीं पे कोई अंग होता है, या शरीर का अन्य कोई अंग ऑर्गन्स होता है। तो मान लीजिए कि यहाँ से कोई स्पेस न होने के कारण, मान लीजिए कि यहाँ से कोई सूचना ले गई तंत्रिका, तो यहाँ संवेदना ले गई, यहाँ से ले जाती है, लेकिन कोई अन्य स्पेस न होने के कारण यह पुनः ले जाने का कार्य करती है। अर्थात यह जो मिश्रित होती है, सूचनाओं को ले जाने का कार्य करती है और लेने लेने का कार्य करती है। तो ऐसी तंत्रिकाएं जो सूचनाओं को ले जाने का कार्य करती हैं और लाने का कार्य करती हैं, उसे क्या कहते हैं? मिश्रित तंत्रिका तंत्र कहते हैं। यही तंत्रिकाएं होती हैं आपको। तो यही कारण होते हैं कि तंत्रिकाएं इतनी कम सेकंड में, जैसे आपको पीछे से अंगुली में कोई पिन चुभाए या कोई आग लगाए या जल जाती है, आप नींद में भी रहते हैं तो आप जान, मतलब आपको पता चल जाता है यदि आपका ब्रेन एक्टिव है तो। ठीक है, तो यही कारण होती है। यह 12 जोड़ी होती है। और खासकर इसके अलावा ये सब तो पाई जाती हैं, इसके अलावा स्पेसिफिक जो तंत्रिकाएं होती हैं, ये जो तंत्रिकाएं जो होती हैं, बहुत इसकी जो मैकेनिज्म होती है, बहुत ही मतलब फास्ट होती है, जो आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। माइक्रो नैनो सेकंड से भी कम समय में ये कार्य करती हैं। इसके लिए क्या होती हैं? यह हमारा मस्तिष्क जो होता है, कभी भी निष्क्रिय अवस्था में नहीं होता है। जिस दिन निष्क्रिय अवस्था में होता है, व्यक्ति की डेड हो जाती है। आप सोते रहते हैं तब भी मस्तिष्क वर्क करता रहता है। जब आप सोते हैं तो इस सोने के बाद से क्या करते हैं? मस्तिष्क, ये सोचिए कि मस्तिष्क इसकी वर्किंग कुछ कम हो जाती है। क्या होती है? इसकी सोने के समय वर्किंग क्या होती है? जो इनस्टेबल जो मेमोरी होती है, आपकी जो आंखों की जो संवेदनाएं होती हैं, वो क्या होती है? नींद का क्या होता है? यदि व्यक्ति की आंख को खोल दिया जाए तो उसको नींद आएगी। क्या होती है? यहाँ से जो कैप्चिंग पावर होता है वो कम हो जाता है। जिसके कम हो जाता है तो चीजें फ्री हो जाता है। आप आलतू फालतू की चीजों को देखते हैं तो ब्रेन उसका एनालिसिस करता है, इसमें ज्यादा व्यस्त रहता है। नींद का मतलब यही होता है, आंख को बंद कर लीजिए और बैठे रहिए तो नींद का भी काम करता है। नींद की एक दूसरी परिभाषा होती है। आंख को मेडिटेशन में होता क्या है? मेडिटेशन करते हैं, योगाभ्यास क्या करते हैं? वही सारी चीजें होती हैं। कॉन्शियस जो माइंड होता है, मेडिटेशन क्या करता है? आंख खोल के तो मेडिटेशन करते नहीं, आंख बंद करके करते हैं। यही सारी चीजें होती है, कोई स्पेशल चीजें नहीं होती है। योगा
मेडिटेशन में होता है, मेडिटेशन का जो मूल मूल जो थ्योरी होती है, मेरी बात सुनिए एक मिनट। मेडिटेशन की जो मूल थ्योरी होती है, आपकी जो ब्रेन की वर्किंग होती है उसको आप कम कीजिए। मेडिटेशन में ये थोड़ा ना होता है कि घर में बच्चों के लिए करना है, प्लास्टर कराना है, छत गिरी हुई चुनना है, तो इसी चीज को कम करना होता है। मेडिटेशन में ही होता है कि आप अपनी संवेदनाओं को सोचने की कैपेसिटी को कम कीजिए। अब ये थोड़ा करना है कि आईपीसी का सेक्शन पढ़ना है मेडिटेशन करते हुए, तो फिर वो मेडिटेशन के माने नहीं रखता है। मेडिटेशन का अभिप्राय सारे योगाभ्यास का अभिप्राय होता है, एक चीज सदैव ध्यान दीजिएगा, नींद जो होती है, नींद आपको, ये मैं बता रहा हूँ, नींद कई रूपों में लेते हैं। नींद का मतलब ही यही होता है, नींद यदि आप पढ़ रहे हैं, यदि आपको नींद आई, नींद यदि रियल में आ रही है ना, तो आप कुछ भी रहे, चाहे जिस स्टेज में रहे, आप चेयर पे ही सो जाएंगे। यदि आपको नींद रियल में आ रही है, और व्यक्ति को अच्छी नींद जो होती है 4 से 5 घंटे आती है, 5 से 6 घंटा आती है। जो 8 घंटा और 12 घंटा आप सोते हैं, जो वर्क करते हैं 6-7 घंटा सो सकते हैं, लेकिन आप लोगों के लिए 5 से 6 घंटा बहुत ज्यादा नहीं सोना चाहिए। ठीक है, बहुत ज्यादा आप सोएंगे तो दिमाग मेमोरी न्यूट्रल होने लगती है, उदासीन होने लगती है, डिस्टर्ब हो जाती है मेमोरी की। जैसे उठते हैं तो आप डिस्टर्ब हो जाते हैं। आप 12 घंटा सो के देखिए, 12 घंटा सो के देखिएगा, आप 10 बजे सो के उठिए, आप सुबह उठते हैं 10 बजे सो के उठेंगे, आप डिस्टर्ब हो जाएंगे, मेमोरी की जो कैपेसिटी होती है ब्लॉक हो जाती है। हाँ, ये चीजें होती हैं। मेडिटेशन का मतलब होता है मेमोरी को थोड़ा सा ब्लॉक कीजिए। आप बहुत अनावश्यक चीजों की सोचने की जरूरत नहीं है, होता कुछ नहीं है। आप किसी भी समस्याओं के लिए सर फोड़ लेंगे, होता कुछ नहीं है, सदैव ध्यान दीजिएगा। होना है जो चीजें हो वो फिक्स होती हैं, ठीक है, ये चीजें होती हैं, तो बहुत ज्यादा समस्याओं में ग्रसित होने की जरूरत नहीं है। कल तो छुट्टी है, शायद कोई जयंती है, क्लास है ना।
सही बताओ हमारी मेरी 2001 से हुई है मेरी मम्मी की साल 96 में हुई है 5 साल बाद तुम पैदा हुए पूरा बता दे रहे तो फर्स्ट से बड़ी हूँ 11th नहीं पढ़ा है मैंने जब इसीलिए मेरा 13 साल में मतलब हम गाँव में रहते हैं हमने 13 साल में मेरा या 24 तुम्हारी बिहेव भी हो गई चल आपका डेट ऑफ बर्थ 2018 में 15 साल जो तो हम भी 2001 अक्टूबर हम जनवरी जनवरी 2003 मम्मी की मेरी 2005 में शादी हुई बहुत जल्दी और मेरी मम्मी 2006 में जॉब पाई मैं जबरदस्ती आई हुई हूँ साथ में जॉब लेके क्या मैं जबरदस्ती पैदा हुई हूँ तो कैसे पता है दादी बताती है बट लाइक दादी की वक्त में सब चाहिए की कर रहा है अगर एक निकालना तो पूरे नीचे काम करना पड़ेगी बट आया है तो हम भी मेरा कितना बॉस लगा कि जाने के लिए तो चंद्र से सारे टाइप का नाम था 10 साल क्यों नहीं कर रहे हो 15 साल की फिर मेरा इंटर हुआ था मेरे पापा को मैं बात कर रहा तो ये वही मतलब 18 साल तो जाके मतलब ये और कौन चला गया सब चले गए क्लास चल रही होती बस आ रही दोबारा ज्वाइन कर लो तुम लोग शॉर्ट तो पीछे